आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल का धर्म, है ना। छोटा टॉपिक है। आज ही गुप्तोत्तर काल शुरू कर देंगे, पोस्ट गुप्तास, ठीक है। तो अच्छा, जो गुप्त शासक हैं वो कैसे हैं? लोकतांत्रिक हैं कि राजतांत्रिक हैं? यानी अरिस्टोक्रेसी है। राजा का पद कैसा है? वंशानुगत है। राजा बनेगा कौन? राजा का बड़ा बेटा। यानी सारी चीजें यहाँ पर मोनार्किकल सिस्टम अडॉप्ट किए हुए हैं, है ना। या ऐसा कहें, जब तक आधुनिक भारत की शुरुआत नहीं हुई तब तक कैसा सिस्टम है? राजतंत्र। अगर राजतंत्र है तो राज का कोई धर्म होगा। कौन सा धर्म है इसका? अगर राजतंत्र है, राजतंत्र का मतलब देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। वर्तमान में भारत कैसा है? धर्म। इसका मतलब क्या है? लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ राज्य का कोई धर्म नहीं है। लेकिन गुप्त काल एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका एक राजधर्म भी होगा। और राजधर्म कौन सा है? भागवत धर्म। वैश्य कहाँ से? हाँ, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म या भागवत। लेकिन राजधर्म होने के बावजूद भी गुप्त शासकों ने किसी अन्य धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी शासकों ने सभी धर्मों को समान प्रश्रय दिया, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन कभी भी किसी धर्म को हतोत्साहित नहीं किया। तो इस काल में कितने धर्म हम पढ़ेंगे? वैष्णव धर्म की स्थिति क्या है? पहला आया ना। दूसरा, इस काल में शैव धर्म की स्थिति क्या है? इस काल में बौद्ध धर्म की स्थिति क्या है? और इस काल में जैन धर्म की स्थिति क्या है? तो जब हम धार्मिक इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सभी धर्मों को, यानी सभी धर्म इस समय उन्नत दशा में स्थापित है। लेकिन इन चारों धर्मों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है? तो पहला महत्वपूर्ण धर्म ये, और दूसरा शैव धर्म। और बौद्ध और जैन धर्म को भी गुप्त शासकों ने प्रश्रय प्रदान किया। ठीक है, नहीं समझे? तो अगर पूछा जाए गुप्त शासकों का धर्म कौन सा है? वैश्य। कैसे पता चला? हाँ, पहली बात तो ये वैष्णव धर्म गुप्त शासकों से संबंधित है। ये कैसे पता चला? तो यहाँ के अधिकांश राजा परम भागवत जैसी उपाधियां धारण कर रहे हैं और स्वयं को भगवान भागवत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी विष्णु का ये मानना है, ठीक है। मुख्य देवता, गुप्त शासकों के मुख्य देवता भगवान विष्णु, ठीक है। तो इन सब से लग रहा है कि इसका प्रमुख धर्म क्या है? वैष्णव है। फिर इसी के साथ साथ ये क्या है, याद आया? प्रयाग प्रशस्ति। ये किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशेन के द्वारा। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में पहली बार लक्ष्मी और विष्णु की संयुक्त पूजा का उल्लेख किया गया है। क्या हुआ है? यानी गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिशेन द्वारा लिखी गई है। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ना। और प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने पहली बार दिखाया कि लक्ष्मी और विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा समुद्रगुप्त कर रहा है। यानी लक्ष्मी विष्णु की पूजा का संयुक्त कॉन्सेप्ट कहां से आया? बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी चीज, एक नाम यही है हरिशेन। इसी हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में 39 अवतारों का जिक्र किया है। 39 अवतार किसके?
विष्णु जी के। तो प्रयाग प्रशस्ति के हरिशेण की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार विष्णु के कितने अवतार? 39। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी समय एक और आदमी है हुइनसांग, जो कब आ रहा है? गुप्तोत्तर काल के हर्षवर्धन के काल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर्षवर्धन ने अपनी सीयूकी नामक किताब में विष्णु के 12 अवतारों की चर्चा की है। यानी ये सब चीजें दिखा रहे हैं कि विष्णु भगवान गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और भागवत धर्म सबसे महत्वपूर्ण धर्म था। ठीक है, परम भागवत की उपाधि किसने किसने धारण की बताओ? परम भागवत की पहला चंद्रगुप्त फर्स्ट, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त सेकंड, और कौन है? कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। यानी इतने शासकों ने सिर्फ परम भागवत की उपाधि धारण की। इसका क्या मतलब? कि जो विशेष धर्म है वो भागवत धर्म है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई साम्राज्य है तो साम्राज्य का कोई राजकीय चिन्ह भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तुम लोग आईएएस बन जाओगे तो तुम्हारा चिन्ह होगा, कौन सा होगा? अशोक की लाट। तो वैसे ही उस राज्य का भी एक राजकीय चिन्ह है, और राजकीय चिन्ह में किसका चित्र है? गरुड़। गरुड़, और गरुड़ किससे संबंधित है? विष्णु भगवान। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं कि इनका प्रमुख धर्म वैष्णव। इसी साथ साथ चंद्रगुप्त सेकंड ने, किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने विष्णुपद पर्वत पर, क्या नाम है? विष्णुपद पर्वत पर गरुड़ ध्वज का निर्माण किया था। यानी सारी चीजें धर्म से संबंधित है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं? भगवान विष्णु के और भागवत धर्म के। इस आधार पर कहेंगे कि सबसे प्रमुख धर्म भागवत धर्म या वैष्णव धर्म है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट धर्म कौन सा है? शैव धर्म। यानी ये ऐसा काल है जब वैष्णव और शैव धर्मों का सम्मिश्रण हुआ। नहीं समझे मेरी बात? यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव को एक साथ जोड़े जाने का काम इस साम्राज्य में हुआ। तो बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये किस नाम से जाने जाते हैं? त्रिदेव। तो त्रिदेव का कॉन्सेप्ट कहाँ का है? गुप्त काल का। नहीं समझे? तो अगर कोई पूछे ब्रह्मा विष्णु महेश को एक साथ दिखाए जाने की परंपरा कहां से शुरू हुई? गुप्त काल से। यहां पर विष्णु और शिव को क्या किया गया? संयुक्त किया गया, और त्रिदेव की संकल्पना सामने आई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों एक साथ पूजे जाने लगे। किस काल में? गुप्त काल में। साथ ही साथ शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा गया। अर्धनारीश्वर मतलब शिव और पार्वती। आधे शिव और आधे पार्वती की संकल्पना कहां से आई? गुप्त काल से। मेरी बात समझे? यानी ये सब चीजें क्या दिखा रही हैं कि गुप्त काल में शैव धर्म भी अपनी उन्नत दशा को प्राप्त कर रहा था, है ना? तो याद रखना, त्रिदेव और अर्धनारीश्वर ये दोनों नए कॉन्सेप्ट हैं भारतीय धर्म में, और ये धर्म की शुरुआत, इस दोनों कॉन्सेप्ट की नई शुरुआत कहां से हुई? गुप्त काल से। याद रखोगे? फिर देखो, जब त्रिदेव की संकल्पना आ गई तो इस काल में त्रिमूर्ति का भी कॉन्सेप्ट आ गया। त्रिमूर्ति किसकी? ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आज तक चली आ रही है। नहीं समझे? ठीक है। और देखो शैव धर्म का प्रश्रय कैसे है, इसकी चीजें और भी दिखाई देंगी। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड का एक मंत्री है जिसका नाम है वीरसेन। क्या नाम है? और एक कुमार गुप्त का मंत्री है
डैश। अरे गजब यार भाई साहब, क्या कराया इसने, क्या कराया, कौन सा? बहुत सुंदर। कुमार गुप्त का एक मंत्री है पृथ्वी सेन। ये पृथ्वी सेन वही है जिसने करम दंडा अभिलेख लिखा था। लिखवाया नहीं था, लिखवाया तो कुमार गुप्त ने है, लेकिन लिखा किसने है? परम क्या क्या नाम, पृथ्वी सेन। ये दोनों ही शैव धर्म के मतावलंबी। ये चीज हमने क्यों दिखाई? राजा किसको मान रहा है? राजा चाहे चंद्रगुप्त सेकंड हो चाहे कुमार गुप्त, किस किस धर्म को मान रहे हैं? भागवत को। और इनका खास मंत्री किसको मान रहा है? यानी राजा ने शैव धर्म को नीचा करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि समान रूप से प्रश्रय दिया। दिया कि नहीं दिया? बात समझे? तो पृथ्वी सेन नाम याद रखना। और वीर सेन। वीर सेन किसके मंत्री हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के। और पृथ्वी सेन किसके मंत्री हैं? कुमार। ये दोनों किस मत को मानने वाले हैं? शैव मत को। मेरी बात समझे? पक्का? एक आ जाओ फिर। यह अभिलेख याद आया? किसने बनवाया? मार खाओगे तुम लोग। कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त के कितने अभिलेख बताए हमने? 18। सबसे ज्यादा अभिलेख खुदवाए हैं गुप्त वंश में कुमार गुप्त ने। और 6 अभिलेखों की चर्चा की थी हमने। 6 अभिलेख कौन कौन से? पहला बिरसल का अभिलेख, कहां पर है? एटा। बिरसल एटा। दूसरा मनकुंवर। मनकुंवर कहां पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। तीसरा तुमैन। तुमैन एमपी में। चौथा करमदंडा, एटा जिला, सॉरी फैजाबाद। पांचवा मंदसौर एमपी। और छठा गढ़वा, कहां पर? इलाहाबाद। तो 6 अभिलेखों में से मंदसौर अभिलेख जो कि कहां पर है? मालवा। मालवा बोले तो एमपी। इस मंदसौर अभिलेख में चतुर्मुखी शिवलिंग की बात यानी ऐसा शिवलिंग जिसके 4 मुख हैं, ये उल्लेख कहाँ मिला? मंदसौर अभिलेख। मेरी बात समझे? इसी तरह से एक नागौर में एक अभिलेख है। नागौर भी एमपी में। यहाँ चतुर्मुखी शिवलिंग और यहाँ पर एक मुखी शिवलिंग की चर्चा हमें मिली है। अगर धर्म अच्छा ना होता, यानी धर्म को राजा ने प्रश्रय ना दिया होता, तो मंदसौर अभिलेख और नागौर अभिलेख में उसको स्थान। नागौर। नागौर तो कहाँ है? राजस्थान में। मेरी बात समझे? तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि भागवत धर्म के साथ साथ शैव धर्म भी उन्नत दशा में था। ठीक है, नेक्स्ट। दोनों मतलब एक गुप्त शासक हिंदू होने के बावजूद भी इन दोनों धर्मों से उनको कोई नफरत नहीं थी, बल्कि इन्होंने दोनों धर्मों को समान प्रश्रय प्रदान किया। ठीक है, अगर पूछा जाए गुप्त वंश में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रमुख केंद्र बौद्ध धर्म का, तो याद रखना, तुम बताना। क्या बताओगे? पहला बताना अफगानिस्तान, दूसरा बताना सिंध, और तीसरा बताना पंजाब। यानी गुप्त काल में बौद्ध धर्म पूरी तरह से नॉर्थ बेल्ट की तरफ स्थापित था। सारा प्रमुख केंद्र कहां पर है? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत। ठीक है, यानी शिफ्ट हो गया कहां से? पूरे भारत से निकला और कहां शिफ्ट हो गया? उत्तर पश्चिम भारत में, जहां पर अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब इसके प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आए। ठीक है, इसके साथ साथ एक और जानकारी हमें मिल रही है, और यह बता रहा है कि बौद्ध धर्म इस काल में उन्नत दशा में था। कैसे? देखो, क्या नाम है? देखो, नाम भूल गए इस समय में इनका। चंद्रगुप्त सेकंड का एक मंत्री और है, जिसका नाम है आम्र कार्दव।
और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, आर्म कारधव किस गुप्त शासक का प्रमुख मंत्री था, कौन था? और इसलिए पूछा क्योंकि ये मतलब राजा भागवत धर्म होने के साथ साथ इसका धर्म क्या था, ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो एक ही राज दरबार में जहां राजा भागवत धर्म को मान रहा है, उसका एक अन्य मंत्री बौद्ध धर्म को मान रहा है, ये क्या दिखा रहे हैं? इसका ये मतलब है कि बौद्ध धर्म से राजा नफरत नहीं कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी ये धर्म अगर बात करें जाए गुप्तकालीन धर्म की, तो सभी धर्मों को तुम बराबर से लिख सकते हो, और लिखोगे तब जब तुम्हें ये सारी चीजें याद होंगी। ठीक है। इसी तरह से जैन धर्म की बात करें तो जैसे इसका सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान है, वैसे गुप्त काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या है? मथुरा और वल्लभी। ये है जैन श्वेतांबर। यानी गुप्त काल में मथुरा और वल्लभी पर कौन सा धर्म ज्यादा प्रबल है? श्वेतांबर, जैन धर्म का श्वेतांबर। ठीक है। और दिगंबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल, यहां पर जैनों की दिगंबर शाखा विद्यमान थी। तो मथुरा और वल्लभी ये किसके अंडर में आ रहे हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। मथुरा कहां पर है? भारत के क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट में कि वेस्ट में? एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं हम? मथुरा कहां पर है? हाँ, इस तरफ वेस्ट होगा ना। हाँ, तो मथुरा वेस्ट में है कि कहां पर है? किस जगह? किस जगह? यहाँ उत्तर प्रदेश के मथुरा में। यानी कहा जाए तो पश्चिमी भाग इस तरफ का पूरा। और इस पूरे भाग को क्या कहा गया, याद करो? इस पूरे भाग को क्या कहा गया? समुद्रगुप्त ने राज प्रक्षोभधरण की नीति कहां अपनाई है? उत्तरापथ। यानी ये जो पूरा मामला है किससे संबंधित है? उत्तरापथ। नहीं समझे? और ये वाला, अच्छा वल्लभी कहाँ है? कहां पर? गुजरात। वल्लभी गुजरात में। यानी ये भी किस में जुड़ा हुआ है? राज प्रक्षोभधरण की नीति समुद्रगुप्त की कह क्या रही है? वो जीवन भर उसके अंडर में रहेगा। हाँ, तो यानी ये सारे क्षेत्र किसके अंडर में है? समुद्रगुप्त के। हाँ या ना? समुद्रगुप्त है किस धर्म को मानने वाला? भागवत। और ये चीज देखते हुए समुद्रगुप्त की धार्मिक सहिष्णुता का पता चल रहा है। हाँ या ना? तो वल्लभी जैन श्वेतांबर के अधीन है और मथुरा जैन श्वेतांबर के अधीन है। ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल किसके अधीन है? देवबंग। कहां पर है? बंगाल यहां पर है। अब बंगाल किसके अधीन है? बंगाल का कौन सा क्षेत्र किस गुप्त शासक के अधीन है? इस चीज की चर्चा हमने की है। कुमार गुप्त के 3 ताम्रपत्र कहां से मिले? बांग्लादेश से। कहां पर? एक धनदेह, कहां पर है ये? राजशाही जिला बांग्लादेश दूसरा। दामोदरपुर कहां पर है? बांग्लादेश तीसरा। बांगौर कहां पर है? यानी बांग्लादेश भी गुप्त वंश का सीमा है। और गुप्त वंश की सीमा में कौन सा धर्म है? जैनों का दिगंबर संप्रदाय यहां पर स्थित है। यानी गुप्त साम्राज्य में चाहे आप भागवत धर्म की बात करें, चाहे शैव धर्म की बात करें, चाहे बौद्ध धर्म की बात करें, और चाहे ये सभी धर्म अपने आप में उन्नत दशा को प्राप्त कर रहे थे। यानी 4 धर्मों के अलावा अगर पूछा जाए तो ये गुप्त काल है जहां पर सूर्य पूजा बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। सूर्य पूजा। अब ये बताओ, सूर्य पूजा चल रही है, इस बात की जानकारी तुमको है या नहीं है? अरे है यार। यही होता है कनेक्टिविटी। यही होता है एक लाइन से दूसरी लाइन को खुद से निकालने की काबिलियत। सूर्य पूजा चल रही है, हम बोल रहे हैं,
लेकिन सूर्य पूजा कहाँ चल रही है कैसे पता चलेगा तुमको? प्रथा, वो पर्दा प्रथा से संबंधित है, असूर्य प्रस्या। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग लगाओ, अभी आंसर निकल आएगा। पिछली 2-3 क्लास को सिर्फ रिकॉल कर लो, आ जाएगा आंसर। है नहीं निकाल पा रहे ना? एक हिंट दे। एक श्रेणी है जो गुजरात से माइग्रेट कर कर, और तंतुवाय ने किसका निर्माण कराया? तो क्यों नहीं मुंह से निकल रही ये बातें? जब हिंट दोगे तब निकलता है। वहां पर हिंट देने वाले हम होंगे क्या? वहां पे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्रेशर लड़ रहा होगा एक दूसरे से, और जो जीतेगा वो रिजल्ट दे देगा। प्रेशर जीत गया तो तुम फेल हो गए, और तुम जीत गया तो तुम पास हो गए। वहां पे तुम्हें नहीं आएंगे कान में, अरे सुनो सुनो सुनो, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सूर्य पूजा, सूर्य पूजा, सूर्य पूजा। वहां पे सिर्फ तुम्हारे दिमाग के सातों घोड़े दौड़ने चाहिए। लड़ाई है, सच बता रहे हैं। वहां पर तुम्हारा इंडिविजुअल लड़ाई होगी, किससे होगी? किससे होगी? तुम्हारे प्रेशर से। और 2 घंटे की इस लड़ाई में जो जीतेगा रिजल्ट उसकी ओर झुक जाएगा। तुम्हारा प्रेशर जीत गया तो तुम हार गए, तुम जीत गए तो तुम जीत गए। प्रीलिम्स कुछ नहीं है, प्रीलिम्स सिर्फ इसी का खेल है, टेम्परामेंट को मेंटेन करने का। टेम्परामेंट 2 घंटे मेंटेन रह गया, तुम्हारा प्री निकल जाएगा। ये दावे से हम कह रहे हैं, मतलब इन द सेंस जो हमने पढ़ाया उसको सही से पढ़ के जाओगे। आखिरी लड़ाई तुम्हारी इससे होगी। अभी तो तुम्हारी नोट से लड़ाई है, तुम्हारी आखिरी लड़ाई किससे होगी? अगर इससे तुम जीत गए तो तुम्हारा 100% प्री निकल जाएगा। और जिस दिन प्री निकलेगा, मेंस बहुत सेलेक्टिव होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इससे मतलब पढ़ाई की स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारे घंटे बढ़ेंगे, लेकिन इतना सरदर्द नहीं होगा। तुमने उठाना है, नोट्स देखने हैं और प्री वाईक्यू देख के क्वेश्चन लिखने हैं, डेली 5, 6, 7, 10, 20। लेकिन सेलेक्टिव है, वो उन्होंने पूरी तरह से डिफाइन कर रखा है। यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइन नहीं है। वो लिख रहा है भारत और विश्व का भूगोल। एक लाइन में सिलेबस है क्या ये? 4-4 महीने मर जाता है आदमी, तब जाके ये पूरा एक लाइन खत्म होती है। उसमें क्लियर लिखा है भू संसाधन, खनिज संसाधन, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा। एक एक पेज के नोट्स तुम्हारे एक पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। नहीं समझे मेरी बात? तो यहां पर निकलने का मतलब आपको इसको हराना पड़ेगा, और वहां पे हम तुम्हें खुसुर फुसुर करने वाले नहीं मिलेंगे कि हिंट दे रहे हैं, हिंट नहीं मिलेगी। सारा दिमाग किसको दौड़ाना है? तुम्हें। तो सूर्य पूजा का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है? मंदसौर अभिलेख। किसने खुदवाया? कुमार गुप्त ने। और किसने लिखा? फिर सिट्टी पिट्टी गुम। कुमार गुप्त ने मंदसौर अभिलेख लिखवाया। लिखा किसने? वत्सभट्टी। अरे यार ये लड़का कसम से कभी कभी मेरा दिल जीत जाता है। वत्सभट्टी, ठीक है, लिखने वाले वत्सभट्टी, लिखवाने वाले कुमार गुप्त। इसी मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय नामक श्रेणी का उल्लेख किया गया है। मतलब एक व्यापारियों का समूह है जो गुजरात के लाट प्रदेश से माइग्रेट करके कहां गया? बंगाल के ताम्र लिप्ति। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब ये आए कहां? मंदसौर। और मंदसौर में बसने के बाद इन्होंने मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। अब सूर्य मंदिर का निर्माण कोई श्रेणी क्यों करवाएगी? यानी इसका मतलब सूर्य देवता की पूजा हो रही है, इसलिए मंदिर बन रहा है। तो ये उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख। अब मेरा क्वेश्चन ये बताओ, ऐसी क्या खुजली हुई होगी तंतुवाय को कि ये बेचारे अच्छा बसा बसाया अपना व्यापार छोड़कर मंदसौर आ गए? अब ये भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्या बताया था हमने?
हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलो चलो, अच्छा लगा सुन के ये। यानी अगर बोला जाए बिफोर 365 एडी, इन 365 एडी से पूर्व भारत का व्यापार किससे हो रहा है? रोमन एम्पायर से, ठीक। और 364 आते आते रोमन एम्पायर दो भागों में बढ़ गया, एक वेस्टर्न रोमन और दूसरा, यानी घर घर में क्या हो रही है? कलह हो रही है। कलह होगी तो व्यापार होगा, व्यापार बंद। किससे बंद? भारत से। यानी जो कनेक्टिविटी है ट्रेड की रोमन से भारत की, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब यहाँ पे जो बसे हैं गुजराती व्यापारी तंतु वाय, इनका रातों रात क्या हुआ? व्यापार चौपट हो गया। अब क्या करेंगे बेचारे? तो इसको बचने के लिए, इस विडंबना से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? स्वयं को मंदसौर के पास माइग्रेट कर लिया। क्यों? याद करो, यहां पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? भड़ौच, गुजरात में। अरे यार, ये है भृगु कक्ष या भड़ौच, इसके नीचे कैम्बे और इसके नीचे कल्याणी। यानी 364 ईस्वी से पहले प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह किस तट पर हैं? मालाबार तट पे, ठीक है। लेकिन जैसे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, ये बंदरगाहों ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को खो दिया, खो दिया। अब जब यहां से व्यापार नहीं होगा तो क्या करोगे? मछली मारने आओगे? क्या करोगे? शिफ्ट कर जाओगे। शिफ्ट करके कहां आ गए? ताम्रलिप्ति। और ताम्रलिप्ति के जस्ट नीचे एक और है, घंटाशाला। ये शायद हमने पिछली क्लास में नहीं बताया था ना, तो ये अभी याद आ गया। तो दो बंदरगाह ये इंपॉर्टेंट है। कब? आफ्टर द 365 एडी। जो महत्वपूर्ण स्थिति इन्होंने प्राप्त की थी, वही महत्वपूर्ण स्थिति अब किसने प्राप्त कर ली? और दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति किसने प्राप्त कर ली? ये दोनों कहां हैं? पश्चिम बंगाल। तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। किसी भी एक चीज का पतन होगा, प्रभाव सभी पर पड़ेगा। नहीं पड़ रहा है? सूर्य पूजा का निर्माण से हमने क्या दिखाया कि तंतु वाय श्रेणी कहां से कहां माइग्रेट हुई? गुजरात के लाट प्रदेश से मंदसौर। और जैसे ही हुई, इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करा दिया। हेलो अंकल प्रणाम। नहीं, अमित बोल रहे हैं, अमित बोल रहे हैं, अमित। मेरी बात समझे? तो ये था गुप्त काल का धर्म। क्या क्या देखा हमने? यानी गुप्त काल राजतंत्र देश है, मैं सॉरी राजतंत्र साम्राज्य है। राजतंत्र साम्राज्य होने के साथ साथ इसका एक विशेष धर्म होगा। और विशेष धर्म क्या है? लेकिन भागवत धर्म के साथ इन्होंने अच्छा वो किया, क्या किया? व्यवहार। लेकिन अच्छे व्यवहार के साथ साथ इन्होंने अन्य धर्मों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। यानी गुप्त काल के लोग धार्मिक सहिष्णु थे। ये सभी धर्मों को समान प्रश्रय प्रदान कर रहे थे, ठीक। तो शैव धर्म जिसकी चर्चा हमने की, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और जैन धर्म के साथ सूर्य पूजा, ठीक है। सूर्य पूजा का मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर का मंदसौर। किसने निर्माण कराया? तंतुवाय श्रेणी। तंतुवाय श्रेणी कहाँ संबंधित है? पहले गुजरात से थी, फिर कहाँ आके बस गई? उसके पीछे माइग्रेट करने के पीछे का कारण क्या है? रोमन साम्राज्य का विघटन, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे गुप्तोत्तर काल। ये अब पूरी तरह से गुप्त काल खत्म हो गया, सारे पहलू इसके खत्म हो गए। क्या क्या देखा था हमने वैसे गुप्त काल में? कितनी क्लासें हो गई? क्लास देखते हो तुम लोग? लिखते हो? क्लास 1 2 3 4 लिखा करो। क्लास जब हुआ करे तो लिख लिया करो ऊपर, क्लास 1 डेट ही है। इससे कुछ होगा नहीं, इससे तुम्हारा रिकॉल सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। यार इस दिन को क्लास 1 ये हुए थी। गुप्त काल कितनी क्लासों में बटी है ये भी तुम्हें याद रहेगा एक समय में। अभी सिर्फ पन्ने दर पन्ने पलटे जा रहे हो तुम लोग। नहीं पता चल पाएगा ना कि 17 तारीख को पढ़ाया मास्टर ने कि 18 को पढ़ाया। मेरा पॉइंट पकड़ रहे हो? गुप्त काल खत्म करने में मास्टर को कितना टाइम लगा और तुमको कितना टाइम लगा, ये सब कैसे पता चलेगा? क्या क्या पढ़ा? चलो
पहले गुप्त काल का धार्मिक राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया हमने। राजनीतिक इतिहास में हमने कितने शासक पढ़े? लगभग 15-16 शासक पढ़े ना। कौन है संस्थापक? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच का तीसरा शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट, यही वास्तविक संस्थापक है। चौथा समुद्रगुप्त, पांचवा रामगुप्त, छठा सातवां कुमारगुप्त और आठवां स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। इसके बाद उत्तरवर्ती गुप्त शासक, पहला पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, फिर उसके बाद कुमारगुप्त सेकेंड, वन्यगुप्त और बुद्धगुप्त, उसके बाद विष्णुगुप्त। यानी 16 शासक थे गुप्त साम्राज्य से संबंधित। फिर हमने सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा गुप्त काल का, क्या क्या देखा? सॉरी, साहित्य पढ़ा। साहित्य में क्या देखा हमने? इस कालिदास के सारे नाटक देखे। कालिदास ने कितनी रचनाएं लिखी हैं? 7 रचनाएं लिखी हैं। 7 में से 3 नाटक है, 4 काव्य। 3 नाटक के नाम अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। 4 जो खंड काव्य हैं, जो 2 महाकाव्य 2 खंड काव्य। तो 2 महाकाव्य कौन से? एक रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम। ये 2 महाकाव्य हैं, जिसमें रघुवंश में राजा रामचंद्र के 40 वंशजों का उल्लेख है और कुमार संभव में कार्तिकेय का उल्लेख किया गया है। फिर 2 खंड काव्य, एक मेघदूतम और दूसरा ऋतु संहारम। इसके साथ साथ हमने कितने नाटक और पढ़े? भारवी का क्या नाटक का नाम बताओ? भारवी के नाटक का नाम बताओ। हाँ, मृक्ष, शूद्रक हैं वो। मृक्ष में शूद्रक का नाटक है। भारवी का नाटक बताओ। किरात अर्जुनियम। इस किरात अर्जुनियम में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वाद संवाद की चर्चा की गई है। ठीक है। इसी तरह से महाकवि भास का नाटक का स्वप्न वासवदत्ता। इसमें चारुदत्त और वसंत सेन, ओके, इसमें उदयन और वासदत्ता की प्रेम कहानी का प्रसंग किया गया। और नाटक कौन सा है? शूद्रक का मृक्षकटिकम। इसमें क्या किया गया? इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण और वसंत सेना नामक वैश्या के बीच के प्रेम संबंध को दिखाया गया है। हालांकि दोनों मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो उन दोनों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो श्रृंगार रस है लेकिन सहयोग नहीं है। कौन सा है? वियोग। ये सब पढ़ लिया था हमने। और क्या पढ़ा था? गुप्तकालीन प्रशासनिक इतिहास। प्रशासनिक इतिहास में क्या क्या देखा? गुप्त काल एक केंद्रीय साम्राज्य है। केंद्र में बंटने के बाद ये प्रांतों में बटा है। गुप्त काल के प्रांतों को किस नाम से जाना गया? देश, अवंती या भुक्ति। ये सब रट लो। देश, अवंती या भुक्ति। प्रांत किसे बटे हैं? विषय में। विषय किसे बटे हैं? वीथी में। वीथी मतलब तहसील। वीथी किसे बटे हैं? पेट। पेट किसे बटे हैं? ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? फिर नगर प्रशासन पढ़ा, राजस्व प्रशासन पढ़ा, और न्याय प्रशासन पढ़ा, सैन्य प्रशासन पढ़ा, और बस। तो पूरी तरह से गुप्त काल खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। ठीक है। तो 2 मिनट का रेस्ट, बाकी आपको मिलते हैं हम अभी। बंद करो इसको।